प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, चाहे वो हिमाचल में आया हो, बोर्ड्स में आया हो, कहीं भी आया हो, इकट्ठा किया गया है। एक क्वेश्चन है, ये सारे बोर्ड्स के लिए है, चाहे आईएससी हो, सीबीएसई हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, डजंट मैटर। सिलेबस के क्वेश्चन लिखा है, एक इबोनाइट का रॉड है, हेल्ड इन हैंड, कैन बी चार्ज बाय रबिंग विद द फ्लैनल, बट अ कॉपर रॉड कैन नॉट बी चार्ज लाइक दिस। क्या कह रहा है समझिएगा ध्यान से, कि कह रहा है कि इबोनाइट रॉड को हम हाथ में चार्ज कर सकते हैं फ्लैनल के साथ। इबोनाइट को और फ्लैनल को हाथ में चार्ज कर सकते हैं, लेकिन कॉपर को नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपर क्या होता है? कंडक्टर। कॉपर क्या होता है? अब इसके पीछे आंसर ये रहा। मैं तो ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, आप खुद पढ़ेंगे समझ जाएंगे। मैं आंसर इजी करके यहां पर लिख दिया है, आप मेरे साथ पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट को। सारे क्वेश्चन देखो, इबोनाइट रॉड इज इंसुलेटिंग, वट एवर चार्ज अपीयर्स ऑन इट ड्यू टू रबिंग स्टे ऑन इट। मतलब जो इबोनाइट का रॉड है वो इंसुलेटिंग होता है। क्या होता है? तो जो भी चार्ज फ्रिक्शन की वजह से आएगा इसके ऊपर ही रह जाएगा, इसके ऊपर ही। लेकिन कॉपर इज गुड कंडक्टर। कॉपर क्या होता है? एनी चार्ज डेवलप्ड ऑन इट फ्लोज टू द अर्थ, फ्लोज टू द थ्रू आवर बॉडी। हमारे बॉडी के जरिए वो निकल जाएगा। नहीं समझे? देखो ये इबोनाइट है, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज, लेकिन मेरे हाथ में ये कॉपर है, कॉपर। अब इस कॉपर से करूंगा ना तो कॉपर चार्ज तो होगा, चार्ज तो ये भी होगा, लेकिन हमारी बॉडी के थ्रू, कंडक्टर है कंडक्टर, हमारी बॉडी के थ्रू ऐसे बहते बहते अर्थ में चला जाएगा, अर्थ में। यानी कॉपर होता है कंडक्टर, तो वहां से चार्ज का फ्लो हो जाएगा, चार्ज का। लेकिन इबोनाइट कंडक्टर नहीं है, तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, उसके ऊपर ही रहेगा, उसके ऊपर ही। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो आप नहीं कर पाते, इसलिए मैंने यहां बिछाया। 1 तारीख से स्पेशल स्कीम लेके आ रहा हूं, इस मतलब बहुत सारी चीजें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेके आऊंगा। अभी फिलहाल कुछ दिन ये करते। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया मैंने। ये एनसीईआरटी के लाइंस में था, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइंस में, ठीक है। लिखा है, अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। कह रहा है जो कंघी है स्मॉल पेपर्स को अट्रैक्ट करता है। कब? जब उसको हम अपने सूखे बाल से ऐसे ऐसे करेंगे, जब सूखे बाल से हम कंघी को फ्रिक्शन देंगे तो वो क्या करेगा बताओ? अट्रैक्ट करेगा पेपर्स को। वाई? और लिखा है, व्हाट हैपेंस इफ द हेयर इज वेट और इफ इट इज अ रेनी डे। कह रहे देखो कहानी है सिंपल, जब बाल एकदम सूखा होता है ना और आपने उसमें से क्या चलाया बताओ? कंघी चलाओगे तो वो कंघी ना डस्ट पार्टिकल को, पेपर्स को अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है? तो आप सबको पता ही है। क्या नहीं पता तो पता लग जाएगा। अभी देखो फटाफट इसको पता लगाते, आ जाओ आंसर देखते हैं फटाफट। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। लिखा है, व्हेन द कॉम्ब रन्स थ्रू ड्राई हेयर इट गेट्स चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। द मॉलिक्यूल्स इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम्ब रिजल्टिंग इन अ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर ये कॉम्ब है हमारा, तो इस कॉम्ब पे मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया फॉर एग्जांपल। वैसे इतना टेंशन लेना नहीं है, आप मान लो कि इसके ऊपर चार्ज आ चुका है। मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं कि इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, कंघी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और मान लो जो पेपर है, पेपर ध्यान दीजिए, जो पेपर है, पेपर एक न्यूट्रल बॉडी है, पेपर है, ये पेपर अट्रैक्ट क्यों होगा? क्योंकि देखो पेपर के अंदर प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, प्लस माइनस दोनों होता है। लेकिन जो बगल में हम पॉजिटिव रखेंगे ना, पॉजिटिव, जब बगल में हम पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव ना पेपर के नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा और पॉजिटिव को दूर कर देगा। पॉजिटिव को नहीं समझे? जो कॉम्ब है पेपर के अंदर के नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि कॉम्ब के ऊपर क्या है? पॉजिटिव। तो यहां पर एक नेट फोर्स पैदा हो जाएगा प्लस माइनस के बीच में। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। माइनस प्लस का सेपरेट होना कहलाता है पोलराइजेशन। तो लिखा हुआ है देखिए कि when the comb runs through the hair it gets charged by friction। कॉम्ब हो गया चार्ज। the molecules in the पेपर के मॉलिक्यूल गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम्ब। कॉम्ब से हो जाएगा पोलराइज, नेगेटिव एक तरफ प्लस एक तरफ, रिजल्टिंग इन अ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो सूखे बाल से कंघी चार्ज होता है और वो अट्रैक्ट करता है, बात खत्म। अब लिखा है अगर गीला होता तो क्या होता है? लिखा है देखो, द हेयर इज वेट, अगर वेट है और इट इज रेनी डे, फ्रिक्शन बिटवीन हेयर एंड द कॉम्ब रिड्यूसेस। देखिए जब भी हमारे बाल गीले होंगे या बारिश का सीजन है तो फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा बढ़िया से, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा समझ गए आप? द कॉम्ब डज नॉट गेट चार्ज, इसलिए जो कंघी है वो चार्ज नहीं हो पाएगा। अरे तुम बाल में तेल लगा लो, कंघी चलाओ तो नहीं समझे? फ्रिक्शन ही नहीं है ना, फ्रिक्शन नहीं है तो कॉम्ब चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो अट्रैक्शन नहीं होगा। ये बात समझ में आई? मजा आ रहा है? कुछ नई नई बातें जानने को मिल रही होगी, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देखो मैं आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर दूंगा सभी चैप्टर्स में, न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग पहले ही कर चुका हूं, दोबारा कर दूंगा। 1 तारीख से न्यूमेरिकल का दोबारा बढ़िया वाला सेशन लेके आना है। केमिस्ट्री तुम्हारी एकदम गजब हो रखी है, ऑर्गेनिक बहुत तगड़ा पढ़ाया मैंने। आप ध्यान रखना, अगर आपने कभी स्टार्टिंग में मुझसे पढ़ा ऑर्गेनिक, जो लंबे लंबे लेक्चर चलते थे 8-8 7 लेक्चर, तो उस टाइम ऑर्गेनिक बहुत तगड़ा पढ़ाया है। तो सब कुछ ही बढ़िया पढ़ाया है, अब आपको परफॉर्मेंस देने की बारी है। बाकी मैं ऑर्गेनिक में आपको करवाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम, ऑर्गेनिक में कन्वर्जन, सारे कन्वर्जन एक साथ, बहुत कुछ करवाने वाला हूं, अभी बस देखते रहो। ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर बट द स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, व्हाई इज दिस नेसेसरी। कह रहा है कि जो हम घर गली मोहल्ले में
गली मोहल्ले में जो रबर इस्तेमाल करते हो वो इंसुलेटर होता है, जो गली मोहल्ले में रबर इस्तेमाल करते हो आप वो इंसुलेटर है, लेकिन एयरक्राफ्ट के जो रबर होते हैं वो कैसे होते हैं बताओ? थोड़े से कंडक्टिंग होते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है? सबको पता होगा, ये पहले से सबको पता होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, तो पढ़िए। लिखा है ड्यूरिंग लैंडिंग द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट मे गेट हाईली चार्ज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द एयर स्ट्रिप। क्या कह रहा है देखो, अगर हम कह रहा है कि देखो जो हम घर के अंदर रबर इस्तेमाल करते हैं वो इंसुलेटिंग होता है, लेकिन एयरक्राफ्ट का रबर कैसा होता है? हल्का सा कंडक्टिंग होता है। कंडक्टिंग क्यों रखते हैं समझते हैं। देखिए, तो जब लैंडिंग होती है ना, तो लैंडिंग के टाइम पर क्या होता है, क्या कह रहा है देखो, ड्यूरिंग लैंडिंग द टायर ऑफ एयरक्राफ्ट मे गेट हाईली चार्ज। फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन, तो ये हाईली चार्ज हो सकता है। हाईली क्या हो सकता है? चार्ज, ड्यू टू फ्रिक्शन। इफ द टायर्स आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, अगर इसको हम स्लाइटली कंडक्टिंग रख देंगे, दे विल एक सेकेंड, they will lose the charge to the earth, otherwise too much of static electricity accumulated may produce spark and result in fire। क्या मतलब है? अगर हम इसको कंडक्टिंग बनाएंगे ना, इसको अगर हम टायर्स को कंडक्टिंग बनाएंगे तो जो चार्ज पैदा होगा वो अर्थ को मिल जाएगा। किसको मिल जाएगा? अर्थ को। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सारे चार्ज जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, मे प्रोड्यूस स्पार्क एंड रिजल्ट इन फायर, जिसकी वजह से फायर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मेरी बात समझे? तो ये काफी गजब के क्वेश्चन लाया हूं। ये क्वेश्चन मैंने कहां से उठाया? देखो, एनसीईआरटी के लाइन में लिखा हुआ था, एनसीईआरटी के अंदर। मेहनत लगती है भाई हर चीज में, इस चीज को समझना। कभी क्वेश्चन छाटने में, चाहे बुक से छाटो चाहे किताब कहीं से भी छाटो, दिस टेक्स मेहनत, ध्यान रखना। अब यहां पर ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा भी नहीं होगा। अब होता क्या है, एट द एंड ऑफ द टाइम आते आते बच्चे धीरे धीरे कोचिंग छोड़ देते हैं, ट्यूशंस को अवॉइड करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो क्या अवॉइड कर रहे हैं। जब एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा उनके तोते उड़ जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, वो सोच भी नहीं पाएंगे अच्छा ये रीजन था। अब लिखा देखो, व्हीकल्स कैरिंग इन्फ्लामेबल, मतलब वही पेट्रोल लेके जाते हैं, सीएनजी लेके जाते हैं ना, जो जलने वाली मटेरियल, यू जनरली हैव मेटेलिक रॉड्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग द मोशन। सोचो खुद, कह रहा है जो गाड़ी होती है, व्हीकल्स होते हैं जिनके अंदर जलनशील चीजें हो, पेट्रोल हो, सीएनजी हो, ऑयल हो, उस ट्रक से ना हम ऐसे जमीन से सटाते हुए चैन को लटका देते हैं। आपने देखा होगा कई बार चैन लटका होता है बाहर। चैन क्यों लटकाते हैं? मेटेलिक स्ट्रिप्स, लिखा होगा ये रहा, मेटेलिक रोप्स, उसको लटका देते, टचिंग द ग्राउंड। समझ गया ना क्या खेल है? अगर चार्ज पैदा होगा वो धरती में चला जाए, धरती में नहीं समझे मेरी बात को? उसके पीछे रीजन देखो, लिखा है, ध्यान देना, मूविंग व्हीकल्स गेट्स चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। द इन्फ्लामेबल मटेरियल, जलने वाला मटेरियल, मे कैच फायर ड्यू टू द स्पार्क प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज्ड व्हीकल। जो गाड़ी चल रही है वो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो सकता है। क्या हो सकता है? चार्ज, और फायर पकड़ सकता है। क्या कर सकता है? फायर। तो व्हेन मेटेलिक रोप इज यूज्ड, द चार्ज डेवलप, जो भी चार्ज डेवलप हुआ है ऑन द व्हीकल इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड। वो मेटेलिक स्ट्रिप जो ग्राउंड को टच कर रहा है उससे धरती में पहुंच जाएगा, तो फायरिंग से बच जाएगा। फायरिंग से तो हम लोग पहले बचपन में सोचते थे, अरे इसका चैन लटका हुआ है, भैया चैन लटका है। मतलब बाइक वाले स्मार्ट नहीं बनते, बाइक वाले वो लड़कियों का दुपट्टा बताएंगे तो वो बताएंगे कि सारी देख लेना, ऐसा होता है। नहीं समझे? ध्यान दो, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। व्हाट डस Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 सिग्निफाई? Q1 प्लस Q2 0 है, क्या सिग्निफाई करता है ये? तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमने Q1 प्लस Q2 को 0 किया, इसका मतलब है कि दोनों को जोड़ने पे 0 आया, यानी इक्वल एंड अपोजिट है। -3 में +3 करोगे तभी तो आंसर 0 आएगा। तो बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। और दूसरा क्या है कि दोनों को हमने ऐड किया है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज को ऐड किया है। ठीक है, तो लिखा है दिस इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर अलजेब्रिक एडिटिव। दोनों को हमने ऐड कर रखा है, ऐड हो सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या सकता है? ऐड। एंड Q1 Q2 आर इक्वल एंड अपोजिट। ये बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से। लिखा है टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस सेटिस्फाइड द इक्वेशन, व्हाट डज इट टेल अबाउट द चार्जेस? कह रहा है कि देखो दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, लेकिन Q1 प्लस Q2 0 है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट है, और बोला कि ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। वर्ड को पकड़ना, स्मॉल डिस्टेंस किसका होता है? डाइपोल का। डाइपोल में -Q प्लस Q होता है, इक्वल एंड अपोजिट, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल डिस्टेंस। तो बेटा ये हमारा डाइपोल की बातें कर रहा है, मेरे हिसाब से तो डाइपोल ही है ये, पर आप सिंपल लिख दो, ये लिखा हुआ है द इक्वेशन सेटिस्फाइज दैट द चार्जेस आर अलजेब्रिक एडिटिव एंड इक्वल एंड अपोजिट। समझ में आया? और ये डाइपोल की बातें कर रहा है। बात समझ में आई? किसकी बात कर रहा है? डाइपोल की बात कर रहा है, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस डाइपोल में ही होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुझे पता है पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे होंगे, और जो नहीं पढ़ रहे होंगे वो नेहा से, सरिता से ईमेल आईडी को, क्या इंस्टा आईडी मांग रहे होंगे। ईमेल आईडी क्या मांगेंगे? देखिए
नेम द एक्सपेरिमेंट विच स्टेबलाइज द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। याद करो, क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसने किया था, याद है आपको? उनको जानते हो, मिल्कियंस को, बताया था मैंने आपको, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो क्वांटम नेचर जो है मिल्कियंस एक्सपेरिमेंट, मिल्कियंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता लगा था, ठीक है ना, जब वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को डिटरमाइन कर रहे थे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तो भाई फैक्ट था जो याद होना चाहिए आप लोगों को। अब ये फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बुरी किस्मत हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता ये सब चीजें, मैं सब कुछ करवा देता हूं। लिखा है कैन अ बॉडी हैव चार्ज ऑफ दिस, जस्टिफाई आंसर बाय कमेंट। क्या कह रहा है, किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है, ऐसे क्यों नहीं हो सकता? देखने तो दो मुझे एक बार, वो पूछ रहा है जस्टिफाई और आंसर, क्यों नहीं हो सकता। देखिए समझिए वो कह रहा है, चुप जाइए, क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है, तो हम जानते हैं मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं आएगा, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, सुनो, आप सिंपली लिख सकते हो कि 1.6 10 की पावर -19 कूलम मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, और ये उससे कम है तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके अलावा जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं हम ऐसे, देखो क्यू इज इक्वल टू एन ही लगा देंगे ना हम, तो क्यू की वैल्यू कितनी है दिखाओ, क्यू की वैल्यू है 0.8 10 की पावर -19, और एन हमें एन निकाल लेंगे हम 1.6 10 की पावर -19, इससे कट जाएगा और 0.8 बाई 1.6 एन आ गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू होगी 0.5, 1/2 ना। अब अगर एन की वैल्यू 0.5 है तो ये इंटीजर नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन हमें पता है इंटीजर होना चाहिए, एन हमेशा, अरे सब कुछ इतना नहीं सोच पाओगे ना आप, अगर मैं आपके हिसाब से सोचूं तो आप जस्टिफाई तो ऐसे ही करना चाहिए, वैसे देख लो। लिखा है चार्ज, लिखा देखिए, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल, तो हमने एन निकाल के देखा, एन 0.5 है, मतलब इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट एन इंटीजर, सो अ बॉडी कैन नॉट हैव चार्ज ऑफ दिस। एक बॉडी पर इतना चार्ज नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप समझिएगा। क्वेश्चन है कि टू इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वली पॉजिटिव चार्ज क्यू सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ फोर्स। मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है देखो आपके पास दो बॉल्स है ऐसे लटके हुए हैं स्ट्रिंग से, अगर इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगा, Q1 Q2 मान लेते हैं, चार्ज है, डिस्टेंस मान लो r है, तो फोर्स कुछ ना कुछ तो होगा, K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब कह रहा है अगर इनके बीच में एक प्लास्टिक की शीट डाल दूं, अगर मैं एक मीडियम डाल दूं, प्लास्टिक की शीट डाल दूं, तो क्या होगा? आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। लिखा है द फोर्स बिटवीन टू बॉल्स डिक्रीजेस बिकॉज हम जानते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए के एक चीज होता है, के होता है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोस्तों, इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के का मतलब क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम बोलेंगे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब भी कोई मीडियम आता है ना, मीडियम, तो मीडियम का एक होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो लिखा है के प्लास्टिक का ना बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है, प्लास्टिक का के ज्यादा होता है, 1 से बड़ा होता है। अगर इसका के अगर ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है, आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, अभी भी एग्जाम में वाला क्वेश्चन आता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए प्लीज, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, लिखा है फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस कैप्ड एट अ डिस्टेंस d इन एयर इज f। ये भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कह रहा है दो चार्जेस के बीच में दोस्तों जो फोर्स है, ये कॉन्सेप्चुअल सारे दो चार्जेस है, मान लीजिए Q1 Q2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है मान लो r है और फोर्स f है। इफ दिस चार्ज कैप्ड एट द सेम डिस्टेंस इन वाटर, हाउ डज द फोर्स अफेक्टेड। अगर इसको पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट लगेगा फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोबारा मीडियम आया है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, जो पुराना वाला फोर्स है उसको k से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा नया फोर्स जो होगा, नया फोर्स वो होगा F बाई के। दैट इज, अभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, ठीक है ना। k की वैल्यू भी दे सकते हैं आप लोग, वैसे पानी के लिए k की वैल्यू 80 होता है, आप लोगों को पता होगा। देखिए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज 80, पानी के लिए वैल्यू 80 होता है। फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम या फिर एयर अपॉन में k, तो F बाई 80, यानी हमारा फोर्स 1/80 से घट जाएगा, 1/80 से घट जाएगा, दैट इज द आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, व्हाट इज परमिटिविटी। अब ये क्वेश्चन को मेरा फेवरेट मान के चल लो एक प्रकार से, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो व्हाट विल बी द परमिटिविटी। तो आपको डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन याद है किसी को? इट इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ, याद है, परमिएबिलिटी ऑफ व्हाट, सब बुद्धू। हाँ कौन है पूछो, मना कर दो, पहले शकल देखो लड़का की लड़की, मना करो ना फिर। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, फिर कैसे आएगा वो बताओ, इतना लेट आया।
लड़का ही है तो मना, अरे मजाक कर रहा हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, ये बस फन फन के लिए सही लगता है। बुला लो, आगे बुला लो उसको। ये तो बहुत गलत बात है। कौन है ये? कौन है? कौन है? कौन है? भगाओ ना। क्यों बेटा, क्या कर रहा है, इतना लेट आया बता यार। बाहर फिर आना क्यों है? मीडियम बाई वैक्यूम आएगा। देखो, देखिए सुनिए, मीडियम बाई वैक्यूम आएगा, बता दिया ना मैंने, ध्यान दो। देखिए, आप सिंपल बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चुप हो जाओ, ध्यान दो। आप सिंपल बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अरे यार बैठ जाओ ना फटाफट। और ये भाई आता ही नहीं, इतना लेट हो गया तो यार। वो सारे गांव से ही आए, देख पीछे बच्चे ऐसी है, सारे बहस वाले, क्या करे, गरीब हूं। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। एडवेंचर है हमारी क्लासरूम में, देखो इससे ज्यादा एडवेंचर नहीं चाहिए। बेटा सरिता बिहार से कम जाम लगता है यहाँ। ध्यान दो मित्रों। तो आपको देखो, इसने बोला डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, परमिटिविटी क्या होगी देखो। तो ये फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू हमें देखो, के है 80, के को आप साइलेंट नॉट से मल्टीप्लाई करो, इसे हटा दो। के को आप साइलेंट नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें। के की वैल्यू दी है 80 और साइलेंट नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12, तो आपको मिल जाएगा परमिटिविटी। ये परमिटिविटी मीडियम की है, मीडियम की। और ध्यान रखना, अब साइलेंट नॉट का मतलब होता है 8.85 10 की पावर -12। टेंशन मतलब तुम्हारा एक नंबर भी नहीं कटेगा फिजिक्स के एग्जाम में, सब करा दूंगा, कॉन्सेप्चुअल, असर्शन, रीजन, जो एमसीक्यू, टेंशन मत लो। अरे दोस्तों, मैं अपने ऑफलाइन का कंटेंट आपको दे रहा हूँ फ्री में, जिसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान होता है। बच्चे ऑफलाइन वाले छोड़ के चले जाते, कहते हम तो यूट्यूब से पढ़ लेंगे। भाई हम तुमसे क्यों पढ़ें? तो यकीन मानो बहुत रिस्क लेके बना रहा हो। तो क्या आपसे कमेंट नहीं हो सकता, लाइक नहीं हो सकता? क्या आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो? क्या समझो ना, अगर आज आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि फ्यूचर में कोई आपकी हेल्प करेगा? कर्मा तो आप जानते ही हो ना। आज मुझे सपोर्ट करो, आपको भी सपोर्ट मिलेगा। एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फिगरेशन विल इट ट्रेवल अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। ध्यान दो, समझना। कह रहा है कि स्मॉल टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव मानते हैं, ध्यान रखना। कह रहा है इसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में छोड़ दिया है। मान लो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। कह रहा है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और इसके अंदर हमने एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया मान लो। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज को हम रख देंगे तो सोचो क्या होगा, वो आगे की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। कहां जाएगा? तो पॉजिटिव चार्ज अलोंग द लाइन चलेगा। क्या चलेगा? अलोंग द फोर्स ऑफ लाइन। देखो अभी मैंने जो आपको केस बताया है, ये देखो मैंने यहां पर टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव माना है। अगर टेस्ट चार्ज को कोई पॉजिटिव ना माने तो? नहीं समझे मेरी बात को? नहीं, हम लोग अगर मान लो मैं बोलूं टेस्ट चार्ज मेरा नेगेटिव है तो क्या करोगे? ये पॉइंट ध्यान रखना मन के अंदर। अगर ये टेस्ट चार्ज हमारा नेगेटिव और किसी ने लिया, समझना इस चीज को लॉजिकली। अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं नेगेटिव मानूं तो मैं बोल सकता हूं मुझसे नेगेटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का बेसिक मतलब वो होता है जिसको हम टेस्ट के लिए यूज करते हैं। अब मैंने बोला कि मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूज कर रहा हूं, तो पॉजिटिव नेगेटिव यूज कर रहा हूं, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि आप टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ले रहे हो कि नेगेटिव ले रहे हो। ये आपको ध्यान देना है। और देखो जैसे हम लोग जनरली क्या है, जैसे मैंने ये मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है मैंने, बात समझे? तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं मैं, ये बात ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज बताऊं आपको, यहां पे दोबारा मेंशन कर रहा हूं, ये जो लाइन मैंने मानी है कैसे मानी है? स्ट्रेट। क्या मानी है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरफ मूव करेगा ये। लेकिन एक और मन में अभी आया मेरे तुरंत, अगर कोई बोले लाइन ऑफ फोर्स ऐसा है, नहीं समझे, तब बात कुछ हो जाएगी ना। तो हम जो ले रहे हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, ठीक है? तो आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई, आपने कभी पढ़ा हो तो। ये जो बातें हम कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखना प्लीज। तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, और आमतौर पर पॉजिटिव ही होता है। क्या होता है? ये आपको लिखे, आपको लिख के, इनको लिख के देना चाहिए। क्या लिख के देना चाहिए बताओ? तो ये अलोंग चलेगा वरना अपोजिट जाएगा। पॉजिटिव होगा तो आगे जाएगा, नेगेटिव होगा तो पीछे जाएगा। वैसे अगर इन्होंने अलोंग वर्ड लिखा, क्या लिखा? अलोंग लिखा है, तो अलोंग का मतलब तो आगे पीछे भी हो सकता है, डजंट मैटर। अलोंग का मतलब आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है।
ये हो सकता है ना along का मतलब, तो उसके साथ, चलो जो भी है, तो आमतौर पर पॉजिटिव होता है, डिस्कस कर रहा हूं बस, और कोई बात नहीं है। अब ध्यान देना, इसका आंसर हम लिखेंगे, इट विल मूव अलोंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ओनली इफ द फील्ड लाइन इज स्ट्रेट। क्या होना चाहिए? हम बोलेंगे will it travel along the line of force? It will travel along the line of force if the line of force is straight. Straight बोल देंगे ना, if the line of force is straight। भैया straight होगा तभी मजा आएगा। क्या बोला मैंने? ये सब बातें आप ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why do the electrostatic field lines not form closed loops? ये क्लोज लूप्स क्यों नहीं बनाते? देखो यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊं ध्यान से। दो तरह की बातें होती है। देखिए, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट के अंदर नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है, फिर होता क्या है, अंदर देखोगे, अंदर 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 क्या होता है, साउथ से नॉर्थ, तो एक पूरा लूप बनता है, मतलब जहां से निकले उसी में घुस गए, तो लूप बनता है। लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलता है और माइनस की तरफ जाता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस से निकल के प्लस में घुस गया, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकल के माइनस में जाएगा, अगर माइनस नहीं है तो इनफाइनाइट पे जाएगा, इसलिए क्लोज लूप नहीं बना पाता, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव, है ना। तो लिखा है, सारी बात यहां लिखी, देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज, और दे फेड आउट एट इन्फिनिटी। समझ में आया? इन केस ऑफ अगर अकेला चार्ज है तो इन्फिनिटी पे जाएगा, अगर नेगेटिव नहीं है तो। ये बहुत सिंपल सिंपल भाषा में समझा रहा हूं आपको। लिखा है, ड्रॉ लाइंस ऑफ फोर्स टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म। यही कह रहा था मैं, हमारे सिलेबस में यही वाला है, यूनिफॉर्म। समझ में आया? यूनिफॉर्म में स्पेसिंग सेम होनी चाहिए, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट और स्पेसिंग सेम होना चाहिए, गैप इनके बीच का। द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्विडिस्टेंस, पैरेलल लाइंस होती है, इक्विडिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए इनके बीच में, और हमारे सिलेबस में यही वाला है। दोस्तों अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है, फिगर शोज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B। ठीक है, राइट द नेचर ऑफ चार्ज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर अगर आप ईमानदारी से देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस A में घुस रही है, A में घुस रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और B के अंदर भी आ ही रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ना ट्राई करो, प्लस से निकल के माइनस में जाता है, तो प्लस से निकल के माइनस में जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, एज द लाइंस ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स Q1 एज वेल एज Q2, बोथ Q1 Q2 मस्ट बी नेगेटिव चार्जेस। दोस्तों टेंशन लेना है, बहुत बढ़िया बेटा निधि, बहुत बढ़िया लिखा है। देखो, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस Q कैप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माय फेवरेट क्वेश्चन है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस Q इज कैप्ड इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब समझते हो, समझाऊंगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इवन 2018 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया, चेक करना आप। कह रहा है कि मान लो ये कंडक्टर है, उसके विसिनिटी में, मतलब यहां रखा है, तो लिखा है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कैप्ड इन द विसिनिटी ऑफ अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। देखो प्लस की वजह से यहां पर इंडक्शन होगा, इंडक्शन का मतलब क्या है कि यहां पर आएगा माइनस और यहां आएगा प्लस, इसको आप इंडक्शन बोलते हैं। इस पॉजिटिव की वजह से पहले जो ये चार्ज का सेपरेशन होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेगी और ऐसे, लेकिन ये कंडक्टर बोला है, कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं दिखाना है, फिर बाहर से ऐसे दिखाना है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं दिखाते, ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ऐसे बनाया गया है। समझ में आई बात? नहीं आई बात समझ में? अंदर दिखा देना ऐसे यार, ये करेक्ट डायग्राम है, ठीक है। सो बात समझ में आ गई? कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। देखो, व्हाई इट इज नेसेसरी दैट द फील्ड लाइंस फॉर्म अ पॉइंट चार्ज प्लेस इन द विसिनिटी ऑफ ए कंडक्टर मस्ट बी नॉर्मल टू द कंडक्टर। भाई साहब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंडक्टर, ये क्वेश्चन ऐसा है कि कंडक्टर के ऊपर अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जाए तो 90 डिग्री ही क्यों बनाए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाई परपेंडिकुलर। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको पता है करंट वाला क्वेश्चन वही वाला है, तो पढ़िए, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है। लिखा है, इफ द फील्ड लाइंस आर नॉट 90 डिग्री एट 90 डिग्री देन इलेक्ट्रिक फील्ड वुड हैव अ टेंजेंशियल कंपोनेंट व्हिच विल मेक इलेक्ट्रॉन्स मूव। ये पर लिखवा रखा मैंने आप लोगों को, समझा रहा हूं। देखिए, अगर हम बोले ऐसी बात है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर है, तो कोई टेंशन नहीं है। बोलो क्यों? समझना मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन पर अगर फोर्स लगता भी है बाई चांस तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बाहर है एयर। बाहर क्या है? एयर। एयर एक इंसुलेटर है, वहां पर करंट पैदा नहीं कर सकता ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां करंट पैदा नहीं कर सकता।
लेकिन अगर मैं कहूं, देखो फिलहाल अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक नेगेटिव पार्टिकल होता है, नेगेटिव पार्टिकल पे पीछे फोर्स लगता है, आप क्या सिखा रहे हो? अभी सब भूल जाओ, मैं समझा रहा हूं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसी है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा ना, यहां के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा सकता है, क्योंकि ये ऐसे है। अगर इन पर फोर्स लगेगा तो फ्लो हो जाएगा, फ्लो होगा तो करंट लगेगा। क्या लगेगा? करंट। लेकिन अभी मैंने इस स्टील केस को पकड़ा हुआ है, मुझे करंट नहीं लग रहा है। इसका मतलब अगर ये वाला केस अगर हम माने तो हमें इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगेगा, फोर्स लगने की वजह से करंट आना चाहिए, अगर ये केस माने तो। पर रियल में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब ये वाला केस ही सही है, समझे? तो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट नॉर्मल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर नहीं मानोगे, ऐसा नहीं मानोगे, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा इसका विल मेक इलेक्ट्रॉन मूव, ये इलेक्ट्रॉन को मूव करा देगा। करंट होगा वहां पर, क्या होगा? करंट विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम एंड द कंडक्टर विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, क्रिएटिंग सरफेस करंट। यहां पर करंट पैदा होगा। क्या पैदा होगा? अगर हम 90 डिग्री पर नहीं मानेंगे तो करंट पैदा होना चाहिए। लो मैंने इसको पकड़ लिया, कहां है करंट? मेरी बात समझ पा रहे हो? हल्का हल्का समझो। तो ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, मैं तो अभी क्वेश्चंस करवा रहा हूं, थियोरी तो नहीं पढ़ा रहा। फिर भी अब अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है मतलब ये है अगर हम 90 डिग्री पर नहीं मानेंगे तो हमें करंट लगना चाहिए। करंट नहीं लग रहा, मतलब 90 डिग्री पर ही है। नहीं समझ पाए? 90 डिग्री पर नहीं मानोगे तो करंट लगेगा, करंट नहीं लग रहा तो 90 डिग्री पर मानो। लिखा है क्वेश्चन फिगर शोज टू चार्ज और टू लार्ज मेटल प्लेट्स पी पी टू टाइटली हेल्ड अगेंस्ट ईच अदर। ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो पॉजिटिव वाले हैं, एक प्लस और एक माइनस है। क्या? एक माइनस और एक प्लस, इनको पास में से रखा गया है। P1 P2 टाइटली हेल्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड बिटवीन टू इक्वल अनलाइक पॉइंट चार्जेस। और उसको पता क्या? देखो समझा रहा हूं, देखो कह रहा है एक प्लेट है P1, दूसरा प्लेट है P2। बेटा बात कर, अब कह रहा है इनको ना दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रखा गया है, ठीक है? मतलब परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग, मतलब ऐसे रखा गया है, इनके लाइंस ऐसे है ना, तो ऐसे रखा गया है। कह रहा है व्हाट विल हैपन टू द प्लेट व्हेन दे आर रिलीज्ड। कह रहा है अगर इनको हमने ऐसे पकड़ा हुआ है, P1 P2 को पकड़ा हुआ है, अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा? आप खुद इमेजिन करो। दूसरा है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द सिस्टम। देखो लिखा है टू लार्ज मेटल प्लेट्स। ये जो आपको प्लस माइनस दिख रहा है पता है क्या है? वो ये डायग्राम का पार्ट नहीं है, ये तो इंडक्शन दिखा, मैं समझा रहा हूं, ये जितना मैं इमेजिन कर पा रहा हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्लेट्स को चिपका के ऐसे रखा हुआ है, और यहां पर प्लस क्यू है और यहां पर भी क्या है? प्लस क्यू है ना। अनलाइक लिखा हुआ है क्या? मैंने पढ़ा ही नहीं। तो कहां लिखा है? अभी देखते हैं ना कहां लिखा है। हाँ अच्छा सॉरी, ये मैंने प्लस बनाया है। अरे ये तो मैंने गलत लिखा है, ये वाला तो मैं खुद मानता हूँ ये गलत लिखा है, प्लेट्स के लिए बोल रहा था मैं। ये तो यहाँ पर माइनस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि इनके ऊपर जो चार्ज है ना, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कह रहे बस दो मेटल प्लेट्स है, दो मेटल प्लेट्स, दो प्लस और एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू के बीच में रखा गया है। अब ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? तो ये प्लस क्यू क्या करेगा बताओ? यहाँ माइनस ले आएगा और ये माइनस क्यू यहाँ पर प्लस ले आएगा। आई बात समझ में? अगर हमने इनको छोड़ा तो क्या होगा सोचो? ये प्लस इस माइनस को खींचने का प्रयास करेगा, ये माइनस इस प्लस को खींचने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन पढ़िए आप समझ जाएंगे। देखो लिखा है व्हेन रिलीज्ड, अगर हम इसको छोड़ देंगे, पकड़ के रखा हुआ है हमने, द टू प्लेट्स टेंड्स टू मूव अपार्ट, ये एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? ये माइनस वाला प्लस वाले को खींच लेगा और जो प्लस वाला है वो माइनस को खींच लेगा। नहीं आई बात समझ में? अरे ये तो समझा रहा हूं मैं। अरे सबको समझ में आया? ये माइनस चार्ज मैंने मिस कर दिया था उस टाइम, पर बड़ा आसान है। देखो प्लस वाला माइनस पकड़ लेगा, माइनस वाला प्लस कर देगा इसको। अब बोला इसने कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनेगा? देखो तो प्लस से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, खत्म। तो हमने क्या सीखा? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। ये जो प्लस माइनस का पार्ट है ये डायग्राम का पार्ट नहीं है, ये इस माइनस की वजह से यहां पर प्लस आया है और इस प्लस की वजह से यहां पर माइनस आया है। समझ में आया? ये माइनस मैंने मिस कर दिया था, चलो कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल at some large distance experience a force F. What will be the force acting on the point charge when its distance from the dipole is doubled? अब ये क्वेश्चन कैसा है समझिएगा, आप ये खुद भी कर सकते हो, बड़ा आसान है। कह रहा है कि डाइपोल है, देखो माइनस क्यू प्लस क्यू। अब इसके एक्सिस पे यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, मान लो क्यू नॉट है वो। तो कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट सम लार्ज डिस्टेंस एक्सपीरियंस द फोर्स F। सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है R है और ये काफी लार्ज है, और यहां पर लगने वाला फोर्स है F। ध्यान दीजिए, जब भी डाइपोल से फोर्स वाला क्वेश्चन आए,
आप ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए डाइपोल का ध्यान दो प्लीज। देखिए हम जानते हैं कि डाइपोल के लिए एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं 2 kp बाई आर क्यूब। ये डिस्टेंस होता है लार्ज, अगर आर बड़ा हो तो एक्सियल पे ये फॉर्मूला होता है 2 kp बाई आर क्यूब। और हम फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स होता है क्यू इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप समझिएगा, तो कह रहा है कि भैया उसके एक्सिस पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो 2 kp बाई आर स्क्वायर आर क्यूब। ये फोर्स है। कह रहा है देखो उसके एक्सिस पे अगर कोई चार्ज है क्यू नॉट लिया हमने क्यू नॉट, तो क्यू नॉट चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा है, लिखा है अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस, फोर्स उसका एफ है, इतना फोर्स है। तो ये हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला है, एक्सिस पे फोर्स का फॉर्मूला है ये। अब कह रहा है कि फोर्स क्या होगा अगर हम डिस्टेंस को क्या कर देंगे बताओ, डबल। अगर हम क्या लिखा है पॉइंट चार्ज व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स डाइपोल इज डबल। अगर कह रहा है डिस्टेंस को हम डबल कर देंगे तो फोर्स का क्या होगा, तो जो हमारा नया फोर्स आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था काफी, देख लो डाइपोल वाले क्वेश्चन में आपको फोर्स का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना आता है, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो ये क्यू नॉट है, 2 kp सेम ही है, डिस्टेंस की जगह पर क्या लिखना है 2 आर क्यूब। जब 2 आर क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो क्यू नॉट 2 kp आर क्यूब और 8, यानी कि फोर्स 8 गुना कम हो जाएगा। कितने गुना कम हो जाएगा, 8 गुना कम हो जाएगा। समझ में आया? तो आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज डबल द फोर्स रिड्यूसेस टू f by 8। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन था ये, मानते हो सब? बढ़िया क्वेश्चन था ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है क्वेश्चन। लिखा है एक सरफेस है कोई, उसमें डाइपोल है, व्हाट इज द फ्लक्स। अगर हमारे पास एक सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, उसमें डाइपोल को रख दिया तो कितना फ्लक्स होगा। देखिए फ्लक्स होता है ना टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अंदर का चार्ज जीरो है, देखो माइनस क्यू प्लस क्यू क्या है जीरो, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, आंसर क्या आ गया जीरो। तो टोटल चार्ज जीरो, टोटल चार्ज क्या है जीरो। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, अरे तो क्या है क्वेश्चन लिखा है द फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कैप्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड is F. What will be the magnitude and direction of the force experienced by a proton at the same point in the field? देखिए बात समझो, कह रहा है कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पॉइंट पर जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है पीछे लगता है, फोर्स होता है Q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो कह रहा है कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम है बोला ना, अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने एक प्रोटॉन को रख दिया, प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसलिए पीछे अट्रैक्ट होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव प्लस ई। कोई बात नहीं, सही बात, ध्यान दो, नहीं कई बार हो सकता है ना, मैं भी गलत हो सकता हूँ, सही बात है। अब देखो ध्यान दो, कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन होता है प्लस ई, तो देखो प्लस ई पर भी फोर्स होगा क्यू इंटू ई, लेकिन प्रोटॉन आगे जाएगा तो फोर्स तो सेम ही रहता है, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो फोर्स सेम रहता है, डायरेक्शन का फर्क होता है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि अगर व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि भैया फोर्स तो सेम ही रहेगा, बस डायरेक्शन इसका आगे होगा इसका पीछे होगा, बस ये क्वेश्चन हो गया। मास बेटा, मास में सरसों का तेल लगा है कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। मास से क्या मतलब है, फोर्स का फॉर्मूला क्यू इंटू ई होता है ना बेटा, वो न्यूटन वाला मैकेनिक, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अ प्रोटॉन हैज चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, हेंस द प्रोटॉन विल एक्सपीरियंस द फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू द एफ। इक्वल सरसों वाला कौन सा वाला, देखिए लिखा हुआ है अच्छा क्वेश्चन है, फिगर शोस 3 चार्जेस 2q माइनस क्यू एंड 3q, ये सब बताया गया। कह रहा है फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स। देखिए फ्लक्स हमेशा होता है, फ्लक्स होता है चार्ज अंदर का अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अंदर का चार्ज कितना है 2q एंड माइनस क्यू, 2q और माइनस क्यू, तो हो जाएगा आंसर q माइनस 2q प्लस q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये दो है ना 2q, अच्छा क्या है यार, प्लस 2 माइनस 1 बचेगा ना 2q माइनस q, तो आंसर आएगा इसका q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका फ्लक्स का फॉर्मूला, अच्छा क्वेश्चन था ये भी दोस्तों, ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखिए, अ पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ओ ऑफ एन अनचार्ज होलो स्फेरिकल कंडक्टर इन रेडियस ए। ये भाई मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपको हल्का सा इसका कॉन्सेप्ट सिखा दूं, ये आप खुद करना, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि मेरे पास एक कोई कंडक्टर है, सुन लो बहुत काम आएगा बोर्ड्स में, हॉट टॉपिक है ये। कोई कहता है कि रैंडम सा कंडक्टर है मेरे पास और इस कंडक्टर में कैविटी है, कैविटी समझते हो, कैविटी का मतलब ऐसा होता है कि मान लो हमने चम्मच से, मान लो आइसक्रीम है, आइसक्रीम का एक डब्बा है, चम्मच से ऐसे करके उसको निकाल लिया, तो जो बच गया ना जगह उसको बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं, कैविटी। अगर आपसे कोई कहता है, ध्यान दीजिए, हमने कैविटी के सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, कैविटी के सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो
क्या होगा? इनर सरफेस और आउटर सरफेस की बात करनी है। तो आपको मैं समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन काम आएगा आपके, और ये वाला क्वेश्चन तो मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद ही करोगे। देखिए पहली बात ध्यान रखना, अगर आपने एक प्लस चार्ज रखा है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड चल पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी प्लस से चलेगा तो माइनस के पास जाएगा। कहां जाएगा? माइनस। तो हम क्या करते हैं, हम खुद से मान लेते हैं कि यहां पर माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से चल के माइनस को आता है, तो यहां पर माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो अंदर के सरफेस पे क्या आता है? माइनस। अगर माइनस चार्ज आया है तो प्लस चार्ज को भी आना पड़ेगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर आता है। यानी मैं समझा रहा हूं, अगर आपने यहां पर प्लस क्यू चार्ज दिया है तो अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू आएगा। क्या आएगा? माइनस का क्यू। और बाहर वाले सरफेस पे प्लस का क्यू। ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर अंदर आप सेंटर पर प्लस डाल रहे हो तो अंदर के सरफेस पे माइनस बन जाएगा और बाहर के सरफेस पे प्लस। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाने का ट्राई करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन कह रहा है, देखो प्लेस एट द सेंटर ओ, अगर इसके सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज रख देंगे तो क्या होगा? बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा इसने। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहां पर कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओ गॉस लॉ का इस्तेमाल करना। अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो मुझे बताना, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट कर देना, नहीं होगा अगली क्लास में कमेंट कर देना, कभी भी कमेंट कर देना, मैं क्वेश्चन करा दूंगा, वरना गूगल से सर्च मार करना। अच्छा क्वेश्चन है, बिलीव मी दिस इज अ गुड क्वेश्चन।